IVM। क्रिकेट के मैदान और बॉलीवुड में एक चीज तो कॉमन है कि कभी नायक मैदान से या फिल्मों में हार के नहीं आता। और खास तौर से अगर हम बात भारतीय फिल्मों की करें और भारतीय क्रिकेट हीरोज की करें तो वो भी अक्सर मैदान से हार के नहीं आते। और बुधवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सबको चौंकाते हुए अंक तालिका में अब वो नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। और ये दर्शाता है कि चैंपियन कप्तान एक चैंपियन टीम हमेशा चैंपियन की तरह न सिर्फ खेलती है न बल्कि कमबैक भी करती है। नमस्कार, आईवीएम पॉडकास्ट पर आप हमारी स्पेशल कवरेज सुन रहे हैं और देख रहे हैं खेल नीति। और इस खेल नीति में आज हम चर्चा क्रिकेट के उस हीरो की करेंगे जो लगातार अपने कमबैक की वजह से चर्चे में रहता है। और इस चर्चा को बड़े विस्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सेलेक्टर। सबा, महेंद्र सिंह धोनी पे तो वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी कालिया, और उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल 14 में इस लाइन को बार बार कहते हुए नजर आ रहे होंगे? अब MS धोनी के बारे में क्या क्या कहा जाए राजीव। मुझे लगता है कि इस बार बहुत पहले उन्होंने मन बना लिया है कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो मैदान में उतरेंगे। और उनको ये भी लगता है कि उनको एक अलग तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को, वो उन्होंने किया है। और इस बार एक दो जो परिवर्तन हुए हैं, जिस तरह के उन्होंने खिलाड़ियों को बाई किया है ऑक्शन में, उससे भी लग रहा है कि बहुत पहले उन्होंने ये प्लान कर लिया था कौन कौन से प्लेयर को उनको लेना है, किस तरह से उनकी टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। पिछले साल जो IPL हुआ था UAE में, वहां पर क्या क्या गलतियां हुई थी, उसको कैसे सुधारा जाए, इन सब पर बहुत दिनों पहले से ही चर्चा होती आ रही होगी। और उस पर काम किया है CSK ने भी और MS धोनी ने भी। इसीलिए इस टीम में MS धोनी का स्टैंप नजर आता है। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर में मोइन अली को ऊपर भेजा गया है, जिस तरह से उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर भरोसा दिखाया है। और ये अंदाज जो है ये MS धोनी का है, टिपिकल MS धोनी का ये स्टाइल है। और राजीव, उसके साथ साथ कौन से विकेट पर क्या कंडीशंस है, क्या सरफेस है, उसके मुताबिक टीम में चेंजेस करना। अब कल ही को देख ले आप, तो ब्रावो की जगह पर वो एनगीडी को लेकर आए, तो उनको लग रहा था कि उनके पास एक और विकेट टेकिंग ऑप्शन होना चाहिए जो स्पीड से या फिर धीमी गति की बॉलों से परेशान करे बल्लेबाजों को। तो ये एक शानदार प्रदर्शन रहा है और टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है CSK की। जी बिल्कुल। और सबा, खास तौर से कल जब मैं आपसे पूछा था मैंने कि थाली में मैं 4 अगर डिशेस आपको लगा के दूं और आपने 2 डिश पसंद की थी और दोनों ही डिश जो है बड़ी टेस्टी लग रही है। अगर आज हम थर्सडे मॉर्निंग की बात करें, एक तरफ आपने पसंद किया था कि बिरयानी खाना वो पसंद करेंगे क्योंकि रमजान चल रहे हैं और अफ्तार करने की बात है, वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कि थर्सडे मॉर्निंग को जब उठे तो इडली और डोसा खाएंगे कि थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ये दोनों डिशेस आपने जो पसंद की या दोनों प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई हैं आपकी। अब देखिए, अच्छी बात है, कम से कम अभी तक कई सारी प्रेडिक्शन सही हुई हैं। और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है कहना बहुत कठिन है, क्योंकि अब हर एक टीम की तैयारी अलग किस्म की हो रही है। कल ही देख लें, अंत में तो ऐसा लग रहा था KKR हो सकता है वो मैच जीत जाती अगर उनके पास एक या 2 विकेट और रहते और दोनों छोर से अगर स्ट्राइकिंग पावर रहता KKR के पास, तो आसानी से ये मैच जीत सकती थी। तो इसीलिए ये वानखेड़े में भी अगर आप पहले बल्लेबाजी भी कर रहे हैं तो एक बात मान लीजिए कि भाई 220-225 टारगेट ही आपको जिता सकता है। उससे कम अगर रहा आपका स्कोर तो फिर बहुत मुश्किल है मैच जीतना। तो हाँ, ये शानदार मैच रहा। दोनों ही कल मैच जो था वो काफी अच्छा रहा। बहुत बड़ा संदेश है ये पंजाब किंग्स के लिए राजीव, कि बहुत जल्दी उनको रिकवरी करने होगी, नहीं तो बहुत कठिन होने वाला है उनका रास्ता। जी चलिए, हैदराबाद और पंजाब के बीच जो मुकाबला हुआ उस पर आगे बात करेंगे। चेन्नई इस समय एकदम हॉट केक की तरह है सबा, क्योंकि IPL सीजन 13 में वो 7वें नंबर पे थे। अब आज हम पॉइंट शैली पे नजर डाल रहे हैं तो सबको चौंकाते हुए नंबर 1 पर पहुंच गए पॉइंट शैली में। क्या एक बड़ा चैलेंज आने वाले जो मैचेस हैं या जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जो रिसोर्सेज हैं चेन्नई के पास, क्या वो एक बड़ा दावा उन्होंने ठोक दिया है पॉइंट शैली में नंबर 1 निश्चित रूप से ठोक दिया है राजीव, इसमें कोई शुबह नहीं है कि CSK की टीम एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग टीम उभर कर नजर आ रही है। और मुझे लगता है अगर हम टीमों को देखेंगे और प्रदर्शन पर एक बार ध्यान दें, तो CSK है, वहां पर RCB है, दिल्ली कैपिटल्स है और मुंबई इंडियंस है। ये 4 एक स्ट्रांग कंटेंडर्स हैं इस समय प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, जो इनिशियल परफॉर्मेंस रहा है। और IPL की खूबी यह है कि कई सारी टीमें जब इनका मोमेंटम अच्छा होता है,
वो सीजन के बीच में या फिर आखिर में उस टीम जो है उनका खत्म सा हो जाता है। तो इस पर हर एक टीम पर ध्यान देना होगा। उनको अगर ये लगे कि उनके प्लेयर्स में वो एनर्जी नहीं है तो फिर उस वहां पर परिवर्तन होना चाहिए। उनको ये लगे कि उनके जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बहुत स्टेल हो गया है, वहां पर बहुत जल्दी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी वो कॉम्बिनेशन को बदलने के लिए। इन सब बातों पर ध्यान देना होगा राजीव। पर इस समय मुझे लगता है कि सीएसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गई है। तो सबा इसका पूरा श्रेय जाता है जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया है अपने खिलाड़ियों पे। बहुत ज्यादा चेंजेस, चेन्नई का इतिहास रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। ऋतुराज गायकवाड और फाफ डु प्लेसिस ने जैसी बल्लेबाजी की और जिस तरह से 115 रनों की साझेदारी की, क्या उसी समय ये तय हो गया था सबा कि एक बड़ा स्कोर बनेगा और चेन्नई शुरुआती एडवांटेज लेकर जाएगी और कोलकाता कहीं ना कहीं थोड़ा सेटबैक था, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला और उसके बाद चेन्नई ने जिस तरह काउंटर देखिए, अटैक किया। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का तो फैसला उचित है और उसके लिए जरूरी है कि आप अर्ली जी विकेट्स लें, क्योंकि अगर आप अर्ली विकेट्स नहीं लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ड्यू सेट इन हो जाता है, उसके बाद बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। जी वो जो आधा घंटा 40 मिनट का जो स्पेल होता है या जो समय होता है 7:30 से 8 सवा 8 बजे तक, वहां पर अगर आपने 1-2 विकेट निकाल जी लिया तो फिर आपको आसानी होती है जो टीम बैटिंग कर रही है उसको रेस्ट्रिक्ट करने में। अगर वहां पर आप को सफलता नहीं मिली तो फिर एक जी बहुत बड़ा टारगेट सामने आ जाता है और उसको चेस करना बहुत कठिन हो जाता है। ये एक तरह का पैटर्न रहा है वानखेड़े का और कल भी कुछ वैसे ही मुझे लगा देखने में। अब जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड और फाफ डु प्लेसी ने शुरुआत दी, वहीं से वो प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट कर दिया और उसके बाद अच्छी बात ये रही राजीव की कल एमएस धोनी खुद आए ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये दर्शा रहा है कि जी उनमें उनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। जी उनको गेम टाइम मिलना चाहिए। अगर उनको गेम टाइम मिलेगा, मुझे लगता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बल्ले के साथ और टीम उनकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और एक और बहुत बड़ी बात है चेन्नई में राजीव, वो ये है कि एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। दूसरी बात यह है कि वो भरोसा दिखाते हैं अपने प्लेयर्स को, चाहे वो फाफ डु प्लेसी हो या फिर शार्दुल ठाकुर हो या फिर जी दीपक चहार हो या फिर ऋतुराज गायकवाड हो। और एक और बात है, अगर वो परिवर्तन भी करते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत कम बार लैक ऑफ फॉर्म की वजह से करते हैं, वो कंडीशंस के हिसाब से करते हैं। अब ड्वेन ब्रावो ने कुछ खराब परफॉर्मेंस किया नहीं था, पर उनको लगा कि इस समय उनको एक जिस जी तरह का विकेट है वानखेड़े का, वहां पर एक बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पर आपको विकेट टेकिंग एक लीथल बॉलर चाहिए जिसके पास गति हो, जिसके पास अच्छा मिश्रण हो। इसी वजह से वो एनगीडी को लेकर आए, एक ऑलराउंडर को उन्होंने सेक्रीफाइस किया, एक आउट एंड आउट स्पेस बॉलर को लेकर आए। तो मुझे लगता है इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, वो अननेसेसरी चेंजेस पर भरोसा नहीं दिखाते हैं इस समय सीएसके की टीम और एमएस धोनी। बिल्कुल। और सबा जो चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, शायद ये चेंजेस इतने फ्रूटफुल रहे चेन्नई सुपर किंग के लिए कि पहले 6 ओवर में ही लग रहा था केकेआर मैच हार गई, क्योंकि 6 ओवर में 45 रन बनाए केकेआर ने और 5 विकेट निकल गए थे। वहीं से मैच क्या उनके हाथ से निकल गया था। बाद में फाइट बैक जरूर किया आंद्रे रसेल ने, दिनेश कार्तिक ने, फिर पैट कमिंस ने नीचे अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन एक्चुअली मैच वहीं हाथ से निकल गया था। हाँ, पूरी तरह से राजीव, बहुत कठिन है वहां से जी आपको मैच वापस लाना अपने तरफ, क्योंकि ये तो अच्छा रहा केकेआर के लिए कि पैट कमिंस और आंद्रे रसल और दिनेश कार्तिक ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। पर अगर आप पावर प्ले में 5 विकेट गंवा देते हैं, 5 विकेट क्या, अगर आप 3 या 4 विकेट भी गंवा देते हैं, वहां से इतना इतना बड़ा जी रन चेज बहुत कठिन हो जाता है। ये तो अलग बात है कि ओस पड़ना शुरू हो गया था और वहां पर बॉल जो है आसानी से बल्ले पर आ रही थी और आसानी हुई केकेआर के पावर हिटर्स को बड़े बड़े शॉट्स लगाने में। नहीं तो मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता। तो मुझे लगता जी है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि केकेआर ध्यान दे अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर। अब शुभमन गिल से के बल्ले से रन नहीं मिल रहा है, नीतीश राणा के ऊपर दबाव इतना ज्यादा है कि पिछले 2 मैचेस में उन्होंने रन बनाए नहीं है। ओवेन मॉर्गन जी रिपीटेडली वो फेल कर रहे हैं। उनके लिए समस्या ये भी है राजीव के, ओवेन मॉर्गन कप्तान है, अब क्या करेंगे, उनके पास जी विकल्प है नहीं ज्यादा। कल तो कम से कम सुनील जी नारायण को खिलाया, तो चलिए वो अच्छा एक चेंज था, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की। पर अगर आप पावर प्ले में विकेट नहीं लेंगे तो फिर मिडिल ओवर्स में दबाव डालना, विकेट लेना और रन रोकना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बात चेन्नई के पेस बॉलर्स की करें, सबा दीपक चहर ने लगातार दूसरा इस सीजन में दूसरी बार उन्होंने 4 विकेट लिया है एक इनिंग में। और ये एक बड़ी बात है, T20 फॉर्मेट में 4 विकेट आप निकालें और अपनी टीम के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दें। ये एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है जहां पे स्विंग करते हैं दीपक चहर, फिर लुंगी नगड़ी आ जाते हैं जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। आइडियल पेस अटैक आप देख रहे हैं चेन्नई के लिए इस समय। राजीव, बहुत कुछ निर्भर करेगा कंडीशन और सरफेस के ऊपर। अब कल जो मैच जी हुआ था चेन्नई का, वो वही स्ट्रिप पर हुआ था जहां पर इसके पहले वाला नहीं, उसके पहले वाला जो मैच जो सीएसके ने खेला था, जहां पर दीपक चहर ने फिर से 4 विकेट लिया था।
तो इस ऐसा जी, विकेट जी, जहाँ जी। पर 3 mm या 2 mm की घास होती है, वहां पर इस प्रकार का जो बॉलिंग अटैक है सीएसके का, वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उनके पास 2 स्विंग बॉलर्स हैं, दीपक चाहर और सैम करन। उसके बाद अब उनके पास अंगीडी आ गए हैं, जो आउट एंड आउट एक शानदार पेस बॉलर है। उसके साथ साथ उनके पास जडेजा है और मोइन अली हैं। तो मुझे लगता है ये जी, कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहता है उनके पास। शार्दुल ठाकुर हैं, जो विकेट को हिट कर सकते हैं। वहां पर अगर गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है या फिर विकेट स्लो हो जाता है, उससे उनको फायदा मिलेगा। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी, मुझे लगता है कि अंत में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं सीएसके के बॉलर्स अगर विकेट में थोड़ा बहुत घास रहता है तो, और जहां पर बॉल थोड़ी बहुत जी, रुक रही है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये भी है कि सीएसके ने अपने सभी बेसिस को है जो है वो कवर कर लिया है। जी। अगर ऐसा विकेट है जहां पर ज्यादा स्विंग नहीं मिल रही है, तो आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो पेस वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं। आपके पास 2 शानदार स्पिनर्स हैं, जडेजा और मोइन अली। तो वो अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है इस समय चेन्नई का। बिल्कुल और आपने सबा कहा कि सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर कर रही है इस समय चेन्नई और सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो ये कवर कर रही है कि विरोधी खेमे में घुस जाए और वहां से आशीर्वाद वगैरह लेके आ जाए। सुरेश रैना कल गए, हरभजन सिंह का पैर छू के आशीर्वाद दिया और बहुत आराम से मैच जीत लिया। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट भी थे कल के मैच में जो बड़े मजेदार थे। हरभजन मैच नहीं खेल रहे थे बट आशीर्वाद खूब बांटा है उन्होंने। शाहरुख खान शायद उनकी क्लास में लगाते कहीं कि यार क्या कर रहे हो भाई, विरोधी टीम को आशीर्वाद दे रहे हो विजयी हाँ, मौका। तो ये पता नहीं है राजीव किस तरह का आशीर्वाद दिया था उन्होंने। पर हरभजन तो पिछले साल तक सीएसके के साथ ही थे। इस बार उन्होंने जी। जर्सी का रंग जो है वो बदल लिया है। पर यही तो आईपीएल की खूबी लेकिन क्या है। हरभजन को समझ समझ आ गया कि आशीर्वाद ही देते रहे, अब ठीक है क्योंकि टाइम आ गया है कि आशीर्वाद दें अब डगआउट में बैठ के मेंटोर टू बी वगैरह बन के। ऑनेस्ट राजीव, इस बार मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब हरभजन जी, फिर से मैदान में उतरे। मुझे लग रहा है कि वो एक शानदार कमेंटेटर बन गए हैं। और बेहतरीन कमेंट्री जी, कर रहे हैं हिंदी में, और एक एक कुछ साल पहले मैं उनको अंग्रेजी में भी मैंने सुना था। उनका रोल जी, और ज्यादा बड़ा हो गया है इस समय। अब मैदान में उतरना, वो भी साइडलाइंस में बैठे रहना, मुझे लगता नहीं है कि ये शोभा देता है एक हरभजन सिंह जैसे बड़े प्लेयर को। और वो इज्जत जी, बख्शनी होगी हरभजन को। तो मुझे लगता है ये डिसीजन जो है वो हरभजन का ही है। पर ये मेरा व्यक्तिगत जी, ओपिनियन है कि अच्छा रहेगा कि अब हरभजन सिंह, मुझे लगता है कि रिटायर कर जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से या फिर फर्स्ट जी, क्लास क्रिकेट से। और फिर उनके लिए बहुत बहुत अलग अलग किस्म के करियर हैं जो जिसको फॉलो कर सकते जी। हैं। लेकिन सब पंजाब किंग्स की इज्जत कैसे बचेगी? हरभजन सिंह तो चलिए इज्जत उनको बख्शी जाएगी अलग बात है। पंजाब किंग्स का बहुत बुरा हाल हो रखा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना मुकाबला जीता और हार के सिलसिले को तो रोका, बट पंजाब किंग्स के साथ एकदम ही मामला जो है उल्टा चल रहा है। कैसे पंजाब किंग्स रिकवर करेगी? कल तो एक तरफा मुकाबला हार गए 9 विकेट से और सनराइजर्स अचानक 5वें नंबर पर आ गया पॉइंट्स टैली में क्योंकि 9 विकेट से जीत हासिल की उन्होंने। अब मुझे ये भी लग रहा है राजीव के पंजाब किंग्स जो है बहुत ज्यादा रिजिड हो गई है अपने 11 को लेकर, या फिर अपने बैटिंग ऑर्डर जी, को लेकर। ये भी आपको देखना होगा कि कौन से सरफेस पर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह का जी, विकेट का, वहां पर आपको क्या लगता है कि क्रिस गेल जैसा प्लेयर रन बनाएगा? मुझे लगता है कि 100 में से मे बी 5 या 6 बार ही वो रन बनाएंगे, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा फंस रही है। जी, आपने देखा है इसके पहले जो पावर हिटर्स हैं, वो कितना ज्यादा संघर्ष करते आ रहे हैं चेन्नई के विकेट में। आप आंद्रे रसल को देख लीजिए, आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, जी, पॉल आउट को देख लीजिए। ये सभी खिलाड़ी स्ट्रगल करते आ रहे हैं। ईशान किशन को देख लीजिए। तो इस प्रकार के विकेट पर आपको सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत होती है। ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो जी, जो स्टेबिलिटी प्रदान करे टीम को, जो पूरे के पूरे 15 ओवर, अगर 20 ओवर ना खेल पाए तो कम से कम 16-17 ओवर खेले। और आपका जी, टारगेट क्या है ये आपके दिमाग में है नहीं। तो आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, वो सही है, पर कम से कम आपको 140-150 रन बनाने होंगे। तो 150 रन आप कैसे जी, बनाएंगे? आप कौन से ब्लॉक में कितने रन आपको बनाने हैं? आपको पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है? आपको मिडल ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी करनी है? कौन से बैट्समैन का क्या रोल होगा? मुझे लगता है कि इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी वजह से यहाँ पर जी। पंजाब किंग्स स्ट्रगल कर रहा है। बहुत जल्दी उनको अपनी टीम में फेरबदल करना पड़ेगा, उनको अपने बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल करना होगा। अब पूरन रन नहीं बना रहे हैं, क्रिस गेल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए। और मजे की बात यह है सबा कि हर बार कोई एक स्पेशल प्लेयर पंजाब किंग्स लेके आता है और उससे बहुत बड़ा दांव खेलता है। पिछला सीजन मैक्सवेल पे अनिल कुंबले ने आप ही ने बताई थी वो कहानी की उनको इतनी छूट दे दी गई थी कि वो पैड पहन के आप बैठिए और जब जिस नंबर पे बैटिंग करना हो करिए। अब पूरन का भी वही हाल है कि उनको इतना हाईली रेट किया गया है T20 फॉर्मेट में। अब पिछली 4 पारियों में 3 बार वो शून्य पर आउट हो चुके हैं। तो एक और मैक्सवेल तैयार कर रहे हैं क्या अब पंजाब उसमें किंग्स? से मुझे लगता है 1 या 2 बार रन आउट हो गए हैं। तो जी, अब जी, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो आपको ध्यान से बल्लेबाजी भी करनी होगी और कम्युनिकेशन भी लाना होगा, तभी आप कंट्रीब्यूट करेंगे।
सही कहा आपने कि परेशानी रही है पंजाब किंग्स की। जिन जिन प्लेयर्स पर उन्होंने भरोसा दिखाया है, उनको लगता है कि जी। आकर वो अच्छा करेंगे, उन्होंने परफॉर्म किया है। कल उन्होंने फेबियन एलन को भी ट्राई किया, एक युवा वेस्ट इंडियन है, उनके पास इतने सारे कैरेबियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है टी20 मैचेस में, ग्लोबल टी20 लीग में, और यहाँ पर आकर वो जी। संघर्ष करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चेंज ऑफ वेन्यूज हुआ है क्या सबा इसको, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज इस समय बहुत ही हल्की टीम मानी जाती है, क्या पंजाब का भी वही हाल है, आईपीएल की वेस्ट इंडीज मान ले इनको? राजीव, मुझे लगता है कि ये जो इस बार की जो बाइज हुए हैं पंजाब किंग्स के जो प्लेयर्स इन्होंने जी। चुना है, ये जो वेन्यू जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें परेशानी हो रही है पंजाब किंग्स को। जी। इनके जो बल्लेबाज थे, जिस तरह का इनका कॉम्बिनेशन था, इस टीम को अपने मुंबई वाले मैचेस जीत लेने चाहिए थे। यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी जी। समस्या हो गई है कि यहाँ से वो बैकफुट पर हो गए हैं। जिस तरह की टीम है, जिस तरह के प्लेयर्स थे, ये वाले मैचेस उनको जीतने थे। अब तो ये जो काफिला है उनका चेन्नई चला जी। गया है, यहाँ पर तो और ज्यादा परेशानी होने वाली है इनको, क्योंकि इनके पास उस तरह के बल्लेबाज है जी। नहीं जो फील्ड को मनूवर करके वेकेंट एरियाज में शॉट्स लगा कर रन रन ले लें, सिंगल्स लें, डबल लें या फिर चौका लगा लें। मुझे जी। लगता है यहाँ पर परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है पंजाब किंग्स की। और पंजाब किंग्स की परेशानी है सबा की, कभी ओपनर्स अच्छा करते हैं ना मिडिल ऑर्डर फ्लॉप कर जाता है। मिडिल ऑर्डर ज्यादातर मैचों में हमने देखा है कि वो अच्छे स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। कल हमने देखा कि 7 से जो 15 ओवर का मैच हुआ, वहां पे मैच उनके हाथ से निकल गया। 62 रन बनाए सिर्फ और 5 विकेट उनके चले गए। और अभिषेक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दी वहां पे, 2 विकेट वो लेके गए। तो ये परेशानी तो अनिल कुंबले और जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां पे लगातार गलती हो रही है। एक बार गलती तो समझ आती है, बट आप बैक टू बैक गलती करें तो फिर ये थोड़ा समझ से परे होता है, क्योंकि ये पंजाब किंग्स का चौथा मैच था और जिसमें से 3 मैच वो हार चुके हैं। हाँ राजीव, मैं समझ सकता हूँ कि क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, पर यहाँ पर जी। चिंता ये भी है कि बहुत सारे होल्स हैं। आप कितने सारे होल्स को आप प्लग करेंगे? आपका टॉप ऑर्डर कभी फेल कर जाता है, जी। फिर आपका मिडिल ऑर्डर आपको बेल आउट करता है, तो कभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी ठीक ठीक प्रकार से कर नहीं पाता है। आपके बहुत सारे विकेट्स गिर जाते हैं, तो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर में उतने पावर हिटर्स हैं नहीं जो अंतिम के डेथ ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करें। आपके पास शाहरुख खान है और दीपक हुडा हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बीच बीच में अच्छी बल्लेबाजी की है। पर ऐसे प्लेयर्स को ऊपर का जो टॉप ऑर्डर उनको सपोर्ट करना होगा। निकोलस पूरन रन नहीं बना रहे हैं, क्रिस गेल का रन नहीं बन रहा है, तो ये जो 3 और 4 की जो बैटिंग पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टी20 में। वहीं से आप बेस तैयार करते हैं। उसके ऊपर से अगर आपके ओपनर्स में से एक ओपनर अगर अच्छे फॉर्म में है तो फिर आपका स्कोर ऊपर ऊपर बढ़ेगा, तभी आप तेज गति से रन बनाएंगे। पर पंजाब किंग्स जी। के लिए ये है कि कभी टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा है, 4-5 के रन नहीं बन रहे हैं, या फिर तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर हो जाता है, दबाव आ जाता है, लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना, सही प्लेयर को चूज करना, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर अनिल कुंबले के लिए। और मैच को फिनिश करना भी उतनी बड़ी चैलेंजिंग हो जाता है सबा, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। कल मैं आंकड़े देख रहा था मैच के, 16 से 19 ओवर जब ऑल आउट हुई पंजाब किंग्स, तो सिर्फ 26 रन वो जोड़ पाए हैं। अब टी20 फॉर्मेट में अगर आप 26 रन बनाएंगे लास्ट के ओवर्स में, तो ऑलरेडी आप मुसीबत को दावत दे रहे हैं। हाँ राजीव, पर ये तब होता है जब आपका जो कंप्लीट फेलियर है बैटिंग ऑर्डर का, टॉप ऑर्डर आपका जी। फेल कर रहा है। अब चेन्नई के विकेट में बहुत जरूरी है कि जो आपके पहले के जो 6 या 7 ओवर हैं उसको आप कैपिटलाइज करें। वहां पर अफोर्ड कर सकते हैं आप जी। 1 या 2 विकेट गिरना। अगर आपके 6 या 7 ओवर में 45 से 50 रन आ जाए, तब आप वहां से आप बिल्ड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कम से कम 150 रन बनाना। अब पर अगर आप पहले ओवर्स जी। में विकेट खो देंगे, रन नहीं बनाएंगे, तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, और यही हो रहा है यहाँ पंजाब किंग्स के साथ। एक मैच जो जीता भी था वो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध, वो भी बहुत ही क्लोज कॉल था, जी। क्योंकि वहां पर आपके जी। बॉलर्स ने बहुत सारे रन दिए थे। तो वही मुझे लग रहा है कि हर तरफ से परेशानी जो है बढ़ती जा रही है पंजाब किंग्स के लिए। बिल्कुल। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने सही कॉम्बिनेशन खिलाया सबा, और इसीलिए इस टूर्नामेंट की पहली जीत उनको मिली। विलियमसन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे। विलियमसन आए, उन्होंने स्टेबिलिटी दी बल्लेबाजी को, और खलील अहमद को लेके आए, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। आइडियल कॉम्बिनेशन लगा आपको सनराइजर्स हैदराबाद का, और ये थोड़ा पोटेंशियल आपको नजर आया सबा इस टीम में कि ये टीम आगे जाएगी थोड़ा? देर आए दुरुस्त आए महाराज जी। और कल जी। डेविड वार्नर ने भी यही बात कही कि उनके लिए परेशानी थी सही बैलेंस ढूंढना। एक बार उनका बैलेंस जी। अगर ठीक हो जाता है, तब वो ये जो टीम है वो रफ्तार पकड़ लेती है। और कल मुझे लगता है यही हुआ। केन विलियमसन का इंतजार था सनराइजर्स को, वो उनको लेकर आए नंबर 3 पर।
और जैसे ही नंबर 3 पर विलियमसन जैसा खिलाड़ी आ जाता है, तो आपका जो ओपनिंग जो पेयर है डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो, ये दोनों खुलकर खेल सकते हैं। उनको लगता है कि एक जी, बहुत स्टेबल और रिलायबल प्लेयर अभी बाकी है बल्लेबाजी करने के लिए आना। उसके साथ-साथ कई सारे जो युवा प्लेयर्स हैं, उनको प्रोत्साहन मिल जाता है क्योंकि उनको लगता है केन विलियमसन के साथ वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। कल उन्होंने अभिषेक जी, शर्मा को खिलाया जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की और अच्छे बल्लेबाज भी हैं। उसके साथ-साथ जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है इस समय उनको अच्छा नज़र आ रहा है। खलील अहमद अच्छे फॉर्म में हैं, कल उन्होंने 3 विकेट लिया। तो मुझे लग रहा है ये अच्छा संकेत है इस समय एसआरएच के लिए। पर चूँकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, उनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार फिर जी। से अगर वो स्लिप कर गए, तो फिर वापस आना और प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना बहुत कठिन होगा सनराइजर्स के लिए। तो चलिए ये तो हो गई बुधवार को जो 2 मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबलों की अपनी अहमियत थी जिसके बारे में सबा ने आपको बताया। पहली अहमियत ये कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल सीज़न 13 में वो 7वें नंबर पे थे लेकिन 14 सीज़न में शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन लगातार 3 मैच जीतकर अब चेन्नई सुपर किंग अंक तालिका में नंबर 1 पर है और अपना उन्होंने एक चैलेंज भी रख दिया है बाकी टीमों के सामने। वहीं हैदराबाद की टीम डीजल इंजन की तरह शुरू हो चुकी है। अब देखिए रफ्तार कब पकड़ते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि पहला स्टेशन ही अभी उन्होंने क्रॉस किया है। कई स्टेशंस और अभी पार करना बाकी है हैदराबाद एक्सप्रेस को। अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन भारतीय कप्तान और आरसीबी के कप्तान के पास मौका है कि वो जीत का चौका लगाएं और सामने अगर राजस्थान रॉयल्स है तो फिर आपकी उम्मीदें थोड़ी और बढ़ जाती हैं कि चौका लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है ये बात हर कोई जानता है और ऐसे में सबा कैसे आप देख रहे हैं आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच में भिड़ंत विराट के पास बेहतरीन मौका कि वापस नंबर 1 का सिंहासन हासिल करें जो धोनी ने छीन लिया है अभी तो और दूसरा ये कि खुद भी एक बड़ी पारी खेलें क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग थोड़ी सी वीक नजर आ रही है और कैपिटलाइज कर सकते हैं आप मुंबई के मैदान पर। हाँ राजीव, सबसे बड़ी बात ये है कि आरसीबी का प्रयास यही होगा कि जो मोमेंटम उन्होंने अभी तक इख्तियार किया है उसको आप छोड़े नहीं, उसको आप लूज आउट ना करें। जी, बहुत ज़रूरी है ये मैच उनके लिए, क्योंकि आईपीएल इतना लंबा सीज़न है, अगर आपकी टीम अच्छे फॉर्म में है और अगर आपके पास आप हासिल करते आ रहे हैं कई सारी विक्ट्रीज, इसी मोमेंटम को और आगे आप बढ़ाएँ। आरसीबी के पास जी, सभी अच्छे प्लेयर्स हैं इस समय और ये जो सरफेस है वानखेड़े का वो उनको सूट करेगा। बल्लेबाजी हमेशा से उनकी स्ट्रांग रही है। ग्लेन मैक्सवेल बेहतरीन फॉर्म में हैं, एबी डिविलियर्स है उनके पास, विराट कोहली खुद हैं। देवदत्त पाडिक्कल भी मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, उनके ऊपर ज़रूर और भरोसा दिखाएगी आरसीबी की टीम। उनकी गेंदबाजी इस समय काफ़ी सक्षम हो गई है। शाहबाज अहमद को इस्तेमाल कर रहे हैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में, उनकी उनकी पेस बॉलिंग अटैक इस समय काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि युजवेंद्र चहल ने भी पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ये एक बेहतरीन बैलेंस के साथ ये टीम इस समय परफॉर्म कर रही है और ये सही मौका है यहाँ पर आरसीबी के लिए कि वो जो जीत का सिलसिला है वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। जी। समाम अगर हम बात वानखेड़े मैदान की करें और यहाँ पर टॉस बड़ा क्रूशियल हो जाता है। हमने देखा जो भी टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग करना पसंद करती है और उसके बाद रन चेज यहाँ पे बहुत आसान है। पिछले जो मुकाबले हुए उनमें से 4 बार जो रन चेज करने वाली टीम है मुकाबला जीता है। क्या विराट जी प्रेफर करेंगे यहाँ पे रन चेज करना जिस तरह के आंकड़े हैं और जिस तरह का कंडीशंस और पिच नजर आई है अभी तक वानखेड़े में? मुझे लगता है कि आइडियली विराट प्रेफर करेंगे चेस करना क्योंकि खुद वो प्रेफर करते हैं चेस करना। उनकी बैटिंग में एक जी, अलग प्रकार का निखार आ जाता है। फिर उनके पास एबी डिविलियर्स है जो मैच को शानदार तरीके से वो फिनिश कर सकते हैं। पर अगर उनकी पहले बल्लेबाजी आ भी जाती है तो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जी, क्योंकि अगर आप एबी डिविलियर्स के आंकड़ों को देखेंगे तो टारगेट सेट करने में इनका इनका इन इन ये इनकम्पेरेबल है। जिस तरह से ये जी, टारगेट सेट करते हैं, शानदार तरह से वो पारी का अंत करते हैं, डेथ ओवर्स में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है आरसीबी को। पर हाँ, चूँकि सेकंड हाफ में गेंदबाज़ी करना बहुत कठिन हो जाता है। उनके लिए ये पहला मौका होगा उनके बॉलर्स के लिए कि वो गीली बॉल से गेंद करेंगे अगर वो पहले बल्लेबाज़ी कर रहे हैं तो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आरसीबी भी यही प्रेफ़र करेगा कि वो पहले गेंदबाज़ी कर लें और फिर टारगेट को चेज़ करें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हमने की थी महेंद्र सिंह धोनी की जीत के साथ और अब चर्चा खत्म करते हैं आरसीबी और राजस्थान के बीच जो मुकाबला होना है उसके साथ क्योंकि दोनों ही टीमें 23 बार आमने सामने हुई हैं और 10-10 मुकाबले जीती हैं तो मौका दोनों टीमों के पास है लेकिन जीत का चौका शायद आज विराट कोहली लगाएंगे इस बात की उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए सबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका
और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और उनसे इस बात की गुजारिश है कि जुड़िए खेल नीति के साथ हर रोज सुबह 9:15 पर सिर्फ IVM YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। और उनके कोई सवाल है, हमारे जो दर्शकों के, हमारे जो श्रोता है, उनके अगर कोई सवाल है तो वो सीधे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @राजीव मिश्र। इसके अलावा आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड IVM ऐप पर और IVM पॉडकास्ट पर। साथ ही IVM के जो तमाम फ्रेंचाइजी है वहां पर भी आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors this week, thewholetruthfoods.com, PayPal, Cred, and Siat. Thank you so much for working with us. We really appreciate it. First up this week, let me tell you about Cyrus Says. We featured popular YouTuber and actor Prajakta Kohli, who took us through her journey of content creation. We also had conversations with Vasanthi Hariprakash and Sachin Kalbag this week. Really, really great conversations. Do check those out. Vineet Kanabar goes solo this time on Storytellers and Storysellers as he talks about his favorite IPL ads and how brands have been making content around the Cricket League. On The Habit Coach, Ashton was joined by Arjun and Sumesh of the Fighting Goat podcast to talk about fitness for combat sports like the mixed martial arts. On Naan Curry, Sadaf and Archit discussed the diet and lifestyle of athletes with the host of the Millennial Athlete, Shok Ramchandra, who is also a pro badminton player and coach. Ambarana opens the 4th season of Know Your Kanun with a list of things he has planned on the show for us, including episodes on immigration law and on career prospects for law students. The IPL season's on and we've definitely got you covered. Tune in to the Edges and Sledges podcast if you're looking for English, and if you're looking to listen to something in Hindi, definitely check out Khel Neeti. Both are great shows with great takes. And with that, I hope to see you again next week. We live in an age of disruption, of immense change in every aspect of work, life, and business. But is the old way of doing things truly dead? And are we ever going to stop saying the new normal? Join me, Varun Dugirala, on Advertising is Dead every Tuesday as I talk to entrepreneurs, leaders, creators, and change makers from across business, media, marketing, and beyond to dig a little deeper into how we got here, what we're doing now, and where we're headed. You can catch all the episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from.